अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाउन चैनल में आपका खैर मकदम। आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम। ये रूबरू प्रोग्राम है। रूबरू प्रोग्राम का हमारा मकसद मुलाकात करना उन शख्सियात से जो हमारी कुछ राह दिखाएं, जो हमारे नौजवानों के लिए कुछ ऐसी बातें बताएं जिनसे उनकी मशाल शायद नजर आए, उनकी जिंदगी में कोई उनका रास्ता निकल आए। ऐसी शख्सियात का खुद का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए दिल करता है, इंसान मुश्ताक होता है ये जानने के लिए कि उन शख्सियात ने अपनी जिंदगी को कैसे स्टार्ट किया है, कैसे शुरू किया है और क्या क्या किया है। ये मुद्दा मकसद है इस प्रोग्राम का। रूबरू के आज के शुमारे में हम उस शख्स से बात कर रहे हैं। आज हमारे सामने रूबरू वो शख्स है जिसने आगे से किसी का हाथ नहीं पकड़ा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब हमें रास्ता चलना होता है हम आगे का हाथ पकड़ते हैं, वो हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन ये वो शख्स है जिसने अपने पीछे वाले साथियों का हाथ पकड़ के उनको अपने साथ चलाया है, उन्हें अपने साथ लिया है, उनको रास्ता दिखाया है। हमारी मुराद एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में मैं एक शेर पढ़ूंगा। तुम्हारे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज फितरत में नवा कोई। हमारी मुराद और हमारे सामने ही सैयद हुमायूं कैसर। बात करते हैं सैयद हुमायूं कैसर के साथ। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मेहरबानी, शुक्र है। आज हमें शर्फ हुआ आपकी मुलाकात का। हम अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझते हैं कि आपसे हम आज कुछ जानना चाहेंगे। हम ही नहीं बल्कि हमारे लाखों नाजरीन जो होंगे वो हमारी बातों से, आपकी बातों से महसूस हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी जिंदगी के उस पहलू को हम टच करना चाहेंगे जिस पहलू ने सैयद हुमायूं कैसर को यहाँ के लाखों नौजवानों का मेंटर बना दिया है। कौन सी ऐसी बात है जो नौजवानों को आजकल आपसे मिल रही है या आप अपने यहाँ के नौजवानों को देते हैं? देखिए आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हकीकत ये है कि मैं नौजवानों के साथ बात करता हूँ और ये 20 साल से 25 साल से सिलसिला जारी है। एक सिंपल सी बात है कि मैं उनकी ज़बान में उनको समझाता हूँ। मैं किसी उम्र रसीदा या बड़े या बुजुर्ग या ओहदे पे बैठे आदमी के तौर पे नहीं समझाता। नौजवान से अगर आपको बात करनी है, उसको बात समझानी है, तो उसकी ज़बान में आप अपनी बात समझाएंगे तो वो समझेगा, वो रिएक्ट करेगा। अगर मैं उनको कोई बात कहता हूं कि ये ऐसे 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 प्रोसेस चलता है, ऐसे करना चाहिए और मैंने ऐसे ऐसे किया, अपने बैड गुड एग्जांपल देके, तो वो बात समझना। अगर मैं कहूँगा तुम क्या करता है, गलत करता है, ये कोई करता है, उसने किया, इसने किया, ये तरीका नहीं है बात समझाने का। इसलिए वो अट्रैक्ट भी होते हैं। और फिर इसके साथ एक और चीज़ भी है आबिद मेरी, कि मैं अपने आप को लगातार इम्प्रूव करता हूँ। एक तो मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लोगों को सुनता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। और जैसे मैं लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ सिखाता हूँ या एग्जाम में अपेयर होना सिखाता हूँ या सेल्फ असेसमेंट सिखाता हूँ या कम्युनिकेशन स्किल, तो जो मैं 8 साल पहले करता था आज नहीं करता हूँ। 4 साल पहले या 2 साल पहले दुनिया में और चेंज आए हैं, चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, बदल गया है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। यही ब्रॉडकास्टिंग का है। मैं कोई 26 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ब्रॉडकास्टिंग पढ़ा रहा हूँ, मीडिया पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मीडिया पढ़ा रहा हूँ, ये बात उसकी है। वहाँ स्टूडेंट है मेरे, जितने आपको मेजर चैनल्स में कश्मीर के लोग दिखते हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट रहे। तो वो क्या है कि वहां भी मैं अपने आप को लगातार, कि मैंने लास्ट ईयर क्लास ली थी समझे किसी पुणे के किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस साल यूनिवर्सिटी कश्मीर जाऊंगा तो वही बोलूंगा नहीं। तब से कुछ तब्दीली आई है, मैंने नए एग्जाम्पल लाने, नई बातें करनी। लेट 90s में जो भी हमारे JNK से IAS KS ऑफिसर निकले हैं, किसी से भी आप पूछिए कि आप सैयद हुमायूं कैसर को जानते हैं, सब कहते हैं कि उन्होंने हमको पढ़ाया है, वो हमारे उस्ताद हैं। ये सही बात है। और इसी चीज को लेके ये बात हमें लगती है कि सैयद हुमायूं कैसर उन नौजवानों को क्या बताते हैं। इन्होंने बताया कि एक सिंपल सी बात उन्हीं की जुबान। बिल्कुल। सैयद हुमायूं कैसर, अब आते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ। आप ब्रॉडकास्टिंग में रहे जी, आप प्रोड्यूसर रहे, आप हेड ऑफ स्टेशन रहे जी। क्या ये स्किल्स आपकी ब्रॉडकास्टिंग से आई या अपने खुद की स्किल्स थी, इनोवेटिव, खुदादाद साबित? देखिए ब्रॉडकास्टिंग में एक स्किल होती है ये कि आप लोगों को सुनाते हैं चीजें, बताते हैं चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पढ़ाते नहीं है,
आप ये ऐसे नहीं उनको चीज सिखाते हैं कि कल को वो इसको खुद अमला के आगे बढ़े। ये ब्रॉडकास्टिंग का काम नहीं। ये नशरियात से नहीं आता है। फिर जितने लोग रेडियो में होते हैं सबको ये स्किल आती है ना, उनको और बहुत मुझसे अच्छी स्किल्स आती हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आप खुद डेवलप करते हैं। एक इसमें ऑब्जर्वेशन है, अपनी स्टडी है, अपना इंटरेक्शन है और अपनी डेवलपमेंट है, उससे ये चीज आती है। ये ऐसे नहीं आएगी आप में कि जो भी ब्रॉडकास्टर है जी वो कल को यूनिवर्सिटी में जाके या मीडिया पढ़ा सकता है, नहीं। जैसे जो भी अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, वो अच्छा एनालिस्ट नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ और तकाजे होते हैं। इसमें भी वही बात है। ये देखा गया है कि ये जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि आपने लोगों या छोटे छोटे नौजवानों के हाथ पकड़ के उनको आपने साथ दिया। क्या ये सही है कि आपने जिंदगी में किसी का साथ हाथ नहीं पकड़ा है आगे बढ़ने के लिए? नहीं, मैंने देखिए जितनी नॉलेज है मेरे पास वो सारी बोरोड है, क्योंकि मैंने लोगों को पढ़ा, लोगों को सुना, देखा, तो मैंने सीखा। तो मेरे पास कौन सी नॉलेज, सारी बोरोड है। ऐसी बात है, सही बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी किसी तरह मेरी खुशकिस्मती थी, मैं नौजवानों के साथ रहा, मैंने भी उनसे बहुत सीखा है। तो कहीं मेंटरिंग मैंने की, कहीं मेंटरशिप का मुझे मौका मिला, या मैंने उनको मेंटोर किया लोगों को। जब हम छोटे थे हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मेंटरिंग नहीं होती थी, कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था, और आज भी नहीं है जे में कोई ऐसा कंसेप्ट। लेकिन जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है काउंसलिंग की, और इसकी बहुत जरूरत है। हम जब काउंसलिंग कहते हैं तो हम उनसे कहते हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना और ये करना और एग्जाम पास करना, या साइकेट्रिक काउंसलिंग। नहीं, ये वो कुछ भी नहीं है। जिंदगी में अलग सब्जेक्ट भी है, ये अलग पढ़ता नहीं है। हाँ, ये अलग चीज है कि आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, और इम्बाइब दाएं बाएं की चीजें कैसे करते हैं, जो अपने में समा के अपने तरीके से उनसे फायदा उठाते हैं। ये काउंसलिंग है। जिंदगी में बहुत सारे वो भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई पढ़ाता नहीं है, जो हमारे निसाब में नहीं है। नहीं, जैसे जेलसी, आपकी अट्रैक्शन, आपका सोचने का अंदाज। देखिए पहली बात है ओपिनियन। ओपिनियन, आदमी की ओपिनियन ही नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ाता हूँ, तो क्लासेस लेता हूँ बहुत देर से उनकी। तो वहाँ ऐसा है कि वो बड़े काबिल लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ओपिनियन नहीं होती है। ओपिनियन का ये मतलब है कि अगर आप उनसे पूछते हैं किसी चीज पे राय, जो वो राय देते हैं, कहते हैं इसने कहा था, उस अखबार में देखा, इस टीवी चैनल पे कहा। अरे अपनी ओपिनियन कहाँ है? डेवलप एन ओपिनियन, और ओपिनियन बायस्ड ना, बैलेंस्ड हो, सारे साइड देख के हो, और अपनी हो, किसी को बारूद नहीं हो। क्योंकि हर शख्सियत में, हर आदमी में, मैं ये बच्चों से जब बात करता हूँ, कॉलेजेस में जहाँ जाता हूँ बात करने उनसे, मैं उनको कहता हूँ हर एक बच्चे में एक चीज इतनी खास है जो किसी दूसरे में नहीं है, मेरे समेत किसी में नहीं, मगर उसको पता नहीं उसके अंदर वो है। सही। हमारी यहाँ मुसीबत यह है कि हम मेहनत करते हैं डायरेक्शनलेस, और उसके बाद नतीजा बहुत कम निकलता है। दूसरी बात, हमारे गोल्स बहुत लिमिटेड और छोटे हैं, यानी हम एम करते हैं 6 10 में से, हमें 5 आते हैं, हम खुश होते हैं, वो तो दैट्स अ फेलियर। आप 10 एम करिए, 8 आएंगे तो सक्सेस है। 5 ही एम किया, 4 मिला तो कौन सी सक्सेस है? सही बात है। मतलब आपकी एक अलग ओपिनियन रही है हमेशा जी, वो ओपिनियन, उस पर आप खड़े रहे, चाहे लाख दुनिया माने या न माने, चाहे आपके आसपास के दोस्त माने या न माने, आपकी जो ओपिनियन है वो उस पर आप अटकते हैं, उस पर आप जिद करते हैं। नहीं, ये ठीक है। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मैं दूसरों की ओपिनियन रिजेक्ट नहीं करता हूं, वो ही हैज और शी हैज राइट टू ओपिनियन, लेकिन एक लॉजिकल रीजनेबल ओपिनियन तो हो। फॉर द सेक ऑफ ओपिनियन उसके मैं नहीं मानता हूं, मुझे ये पसंद है खिलाड़ी, मैं वही करना चाहता हूं, यही सही है, वो नहीं होता। गिव मी अ लॉजिकल आंसर टू इट। अच्छा, खिलाड़ी की बात आपने छेड़ी। हिमांशु साहब एक रणजी ट्रॉफी रह चुकी हैं, स्टेट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, तो एक अच्छा खिलाड़ी अपने दौर में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं हिमांशु साहब। न सिर्फ हिमांशु साहब बल्कि हिमांशु साहब के छोटे भाई, बड़े भाई, हिमांशु साहब के बड़े भाई परवेज भी खेल चुके हैं। क्रिकेट विरासत में है या आप दोनों भाइयों ने अपने ऐसे ही स्टार्ट किया? नहीं, विरासत में फुटबॉल थी, अब फुटबॉल खेलते थे। अच्छा। हमने फुटबॉल नहीं खेली। अच्छा। स्कूल में फुटबॉल खेली कुछ देर। अच्छा। मैंने हॉकी भी खेली कश्मीर स्कूल में, परवेज ने जे&के स्कूल में हॉकी की। तो मैंने क्रिकेट तो हो सकता है कि एक तो स्कूल में हुआ कुछ, फिर परवेज को देखा, 2 साल आगे थे मुझसे, साल आगे पढ़ रहे थे मुझसे, हो सकता है उसका भी असर हुआ हो, क्योंकि परवेज की कीपिंग के चर्चे स्कूल से फैलने लगे थे कि ये कौन सा शख्स है, ऐसी कीपिंग कभी देखी नहीं लाइफ में। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि मैं क्रिकेट में चला गया। तो क्रिकेट खेलनी शुरू की जब मैं 15 साल का था। ये 70s की बात है? हाँ, जब मैं 15 साल का था
तो मैंने JNK अंडर 19 खेला। मैंने 8वीं पास की, 9वीं में गया था, 15 ही साल का था, और अंडर 19 टीम में JNK की मैं जलंधर खेलने गया था। तो वहां से यशपाल शर्मा, कपिल देव वगैरह, योगराज सिंह खेल रहे थे। वो काफी तगड़े और बड़े थे हमसे, बाद में साबित हुआ उम्र में कि वो छोटे निकले। तो तो ये हकीकत है कि तब अंडर 17 वगैरह नहीं होता था, कूच बिहार होता था, एक CK नायडू होता था, उसमें भी खेला। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में खेला। मैं PUC में था, यानी 11वीं, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए खेला। मैं खेलने गया और उसके बाद 5 साल लगातार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए खेला। और मैं ये कह सकता हूँ और मैं श्योर हूँ इस मामले में, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के नॉर्थर्न यूनिवर्सिटीज में हाईएस्ट विकेट मैंने लिए हैं। मैंने 48 विकेट लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए नॉर्थर्न यूनिवर्सिटीज में। फारूक मिर्जा ने लिए हैं विकेट, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे वो। तो मगर उनने कम सीजन खेले, कुछ मेडिकल पढ़ाई छड़ाई बीच में निकल गए। तो एक साल जब हम इलाहाबाद में खेल रहे थे, परवेज कैप्टन थे हमारे, हम सेमीफाइनल में पहुंचे, हमने 6 मैच जीते। उसमें फारूक ने लिए थे 20 विकेट। उस सीजन में मैंने 18 लिए थे, मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था उस सीजन का, और पर सेंचुरी वगैरह मारी थी। तो हालांकि उस टाइम क्रिकेट ज्यादा पेशेवर नहीं था, ज्यादा पेशेवर नहीं था। हाँ, नेशनल लेवल पे उतने ज्यादा चांसेस नहीं, वो था भी नहीं। रणजी के 4 मैच थे साल में आपको खेलने, ना 20-20 ना 50-50, वो 8-9 मैच नहीं रणजी के, वो सिर्फ नॉर्थ की टीमों से। नॉर्थ जोन में आपको दिल्ली से टक्कर लेनी पड़ती थी। दिल्ली में सुरेंद्र अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ, पहले उसम हमसे पहले बिशन सिंह बेदी, बाद में गुरशरण सिंह, बाकी एक से बढ़ के सारी इंडिया की टीम, सुरेंद्र खन्ना। आप किसके साथ खेलते हैं? जब खेल आपका पैशन रहा, उसके बाद आप एज ए प्रोफेशन ब्रॉडकास्टिंग में आ गए। मैं उसके बाद जब मेरा ये था कि स्कूल में खेला, कॉलेज में खेला, यूनिवर्सिटी में खेला, क्लब क्रिकेट खेला, श्रीनगर खाना में डोमिनेट किया JNK के क्रिकेट को मेरे क्लब में 15 साल। और उसके बाद ये है कि फिर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स में दिल्ली में रिसर्च का, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स थे? नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं था, जियोग्राफी था। अच्छा। मगर मैंने रिसर्च की थी सोशियो इकोनॉमिक चेंज में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो फिर मैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड निकला था, मैंने अप्लाई किया था, तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। मैं 2 साल उनके साथ था। वो इंडिया में रूरल डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंसल्टेंट हैं और अभी भी हैं। तो वहाँ बहुत लोगों से बड़े मिलने को मौका मिला। कभी वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिस्ट आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई सीखने का मौका मिला। उसके बाद तभी मैं दिल्ली में था, तो तब फिर अखबार में ऐड देखा, ऐड देखा, UPSC का अप्लाई किया। मेरा दिल्ली का ही एड्रेस था, तो दिल्ली में ही मैं था। तो फिर वहां से सिलेक्ट हो गया UPSC से, तो रेडियो आया। तो रेडियो में हिमांशु साहब का एक अलग नजरिया था। कॉपी बुक स्टाइल से निकलकर हिमांशु साहब ने ब्रॉडकास्टिंग में एक नई चेंज लाई। वो चेंज लाई जो पहले एक्सेप्टेबल नहीं लग रही थी, लेकिन इतनी मकबूल हो गई कि दुनिया ने फिर उसी को अडॉप्ट किया। हमने भी सीखा हिमांशु साहब से कॉन्फिडेंस, हंसना, बोलना, विदाउट स्क्रिप्ट बोलना, ये बड़ी बात है। ये हिमांशु साहब की देन है, न सिर्फ यहाँ के यंग ब्रॉडकास्टर्स को बल्कि पूरे यहाँ रेडियो जो भी लिसनर्स हैं वो जानते हैं कि हिमांशु साहब ने कितने इनोवेटिव प्रोग्राम किए जिनको शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी जो नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग थी। कौन सी चीज सर, किस चीज ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया? रिस्क थी स्टार्ट में, लगता था कि आप जो कर रहे हैं शायद रिस्की फैक्टर हो सकता है, तो लोग इसको नहीं मानेंगे। देखो, 2 चीजें बड़ी अहम है जिंदगी में। एक चीज अहम बहुत ये है कि अगर जो सब करते हैं आप भी वही करते हैं तो आपकी पहचान नहीं बनती है। क्या पहचान बनेगी? वही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक और आवाज बदल गई और क्या हो। तो आपकी पहचान बनेगी जब आप रिस्क लेंगे, जब आप वो चीज करेंगे जो नहीं हुई थी। और मुश्किल है, ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है। ये मुश्किल है, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। इसमें टेंशन है, इसमें फेलियर हो सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर आप उससे डरे तो कभी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे और कुछ नया नहीं करेंगे लाइफ में, और शायद कामयाब भी नहीं हो जाएंगे। देखिए, जब मैंने बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस की रेडियो में, रेडियो की बहुत जबरदस्त रिवायत थी, बड़े काबिल लोग थे यहाँ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन रिवायत जो 48 से थी वही चल रही थी 90% चीजों में। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने साइंस प्रोग्राम में गाने चलाने शुरू किए, और पहला साइंस प्रोग्राम इंग्लिश का रेडियो की हिस्ट्री में मैंने ही किया। स्पोर्ट्स में शायरी भी की। स्पेक्ट्रम। तो लोगों ने कहा, मेरे कोलीग्स ने कहा, मीटिंग में कहा कि आज रेडियो मर गया, साइंस प्रोग्राम में गाने चलते हैं। लेकिन पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया का लाजवाब। और मैं उसमें कहता था ये कि साइंस फॉर इंफॉर्मेशन, म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, दिस इज स्पेक्ट्रम। और एक्सटेम्पो बोलना नहीं, उसका सारा स्क्रिप्टेड होता था। जो बाकी लोग पढ़ते थे उसके भी मैं ही लिखता था, तकरीबन सारे साइंस के इंग्लिश प्रोग्राम में 20% बाकी लोग लिखते थे स्क्रिप्ट।
तो उसमें वो मैंने वो एक कॉन्फिडेंस कमाल की थी वो प्रेजेंटर्स में, वो धीरे धीरे बन गई। एक और चीज है आपको मैं बताऊंगा कि मैं दुनिया भर के रेडियो स्टेशन सुनता था। मेरे घर में मैंने बचपन से देखा कि अब्बा थे तो रेडियो लाहौर चला जा रहा है नॉन स्टॉप, तो उसके साथ फिर रेडियो कश्मीर भी चल रहा है, तो सुनते थे। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैं BBC इंग्लिश सर्विस, वो बाकी सर्विसेज वगैरह, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कमीशन, ये सुनता रहा। बहुत सर रेडियो सुनता बहुत था, मगर रेडियो आता कभी नहीं था, इसलिए मुझ पे रेडियो की रिवायत का असर नहीं था। सही। मैं कुछ और ही माइंड लेके आया था जो मेरा था, और खुदा का करना और मेरे जो सीनियर्स थे, खासकर जो डायरेक्टर्स थे, उनका साथ कि उनने मेरी नई चीजों को एक्सेप्ट किया और क्या कर सकते हो, मैं तो कहता नहीं करना है, दाद देनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और नए टैलेंट को आपने जिस तरह एनकरेज किया, मौका दिया, उनको अपने सामने बिठाया, उनके साथ बात की, वो कमाल की थी। वो लोगों ने बहुत पसंद की, उन नौजवानों ने बहुत पसंद की। आप मिली वहां एक सिंपल बात यह है कि अगर मैं एक मंजे हुए राइटर को लाता हूँ, एक आर्टिस्ट को लाता हूँ और उससे बात करता हूँ, बहुत आसान है। मैं एक रॉ आदमी को लाता हूँ, यंग है मगर उसको शौक है, और उसको देखता हूँ इसमें क्या पैशन है, क्या बेस्ट कर सकता है। 2-3 महीने के बाद कुछ लिखता रहा, उसके बाद उसको उसी में ले जाओ, गाइड करो, वो आप एक नया प्रोडक्ट देते हैं बनिस्बत के एक दूसरों के कंधे पे सवार आप अपने प्रोग्राम अच्छे कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसी से टैलेंट पूल बनता है। सही। इसी से वो लोग सामने आते हैं जिनके पास काबिलियत है लेकिन थोड़े शाय हैं, थोड़े शर्माते हैं, थोड़े घबराते हैं, और हर एक आदमी घबराता है माइक से। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ किए हैं प्रोग्राम जिनको हो जाता था माइक देख के, नहीं आज वो तूफान है, कुछ भी बन गए, नहीं बोल पाते थे। सही बात, नहीं बोल पाते। अच्छा, आपने बहुत सारी शख्सियत का इंटरव्यू किया रेडियो पे, कौन सी शख्सियत ऐसी थी जिसने आपको मुतासिर किया, जिसको आपने इंटरव्यू किया और बहुत मुतासिर हुए? देखिए, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू किए, और जो उसमें पॉलिटिशियन दुनिया भर के, डॉक्टर फखरुद्दीन उनको छोड़ दें। एक ये बात है, इनके साथ फोन इन भी किए सबके साथ। ठीक है, उस शख्सियत को इंसान पहले ही जानता है, उस प्रोग्राम से मुतासिर नहीं हो सकता। उनके प्रोफेसर यशपाल के साथ मैंने किया, जो साइंटिस्ट थे, UGC के चेयरमैन वगैरह थे। क्या बेमिसाल शख्सियत थी, क्या बातें उनकी। और प्रोफेसर वही होता है, ये PROF लिखने से प्रोफेसर नहीं बनता। सही, वो मैंने देखे हैं, वो क्या बहुत अच्छा लगा उनसे। फिर मैंने नेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जिनके किए ना इंटरव्यूज, इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो उसमें यह है कि उसमें बहुत दिलचस्प लोग हैं जिनसे आपने बात की है। इंडियन पर्सनैलिटी से, सानिया नेहवाल से भी किया, रुबा बिजार से किया, बाकियों से किया, दुनिया भर के लोगों से किया। छोटे छोटे इंटरव्यू, आप समझिए 2 मिनट के, 3 मिनट के, तो इंटरनेशनल जो बहुत बड़े स्टार्स हैं टेनिस के, एथलेटिक्स के वगैरह, इनके भी उस वक्त उतना ही होता है। जब इवेंट हो रहा है, वो जा रहा है मिक्स जोन से, आपके पास रुकेगा 2-2.5 मिनट, आप बोल सकते हैं कुल। तो उसमें न तो उसको मुबारक देनी होती है अगर जीत गया, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट पे आना होता है, वो तमहीद मानने का फुर्सत नहीं होती, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो भी आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी उस पर्सनैलिटी की वो बात इस्तेमाल करेंगे। जब वो बुलवाएंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे, जब वो बोलेंगे। तो ऐसे बहुत बहुत चीजें हुई। लेकिन एक अजीब सा एक इवेंट हुआ मेरी लाइफ में कि मैं जिम्नास्टिक्स कवर कर रहा हूँ, तो उसमें जिम्नास्टिक 2 इवेंट जिम्नास्टिक्स के, एक जीत गया चाइनीज। तो ये कहाँ की बात है, कब? लंदन ओलंपिक्स। ओके। तो मैं दौड़ के आया ऊपर से अपनी गैलरी से मिक्स जोन में, क्योंकि हम जो ब्रॉडकास्टर थे, राइट होल्डर थे, हमें एक जगह मिलती थी वहां खड़े रहने की, मगर उसमें भी जमघटा राइट होल्डर भी बहुत होते हैं ओलंपिक्स में। सही। तो उधर चाइनीज यहाँ बात कर रहा है, तो वो मेरे पास खड़ा हो गया। अब मैंने उससे बात करनी है, और सडनली मैंने रियलाइज किया, मैंने उधर जो वॉलंटियर थी उसको कहा कि मुझे इंटरप्रेटर चाहिए था। कहा सर वो नोट था आपको प्रोवाइड करना, जो कागज था उस पर हाफ एन आवर पहले, तो आपको इंटरप्रेटर मिल जाता। आपने नहीं किया? हाँ, तो मुश्किल है। अब मेरे से पहले जो बात कर रही है वो उससे चाइनीज में लड़की बात कर रही है। अच्छा। जो ये मेरे सामने आया, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, मुझे इसकी बात चाहिए। मैंने इस लड़की से कहा, यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम इन चाइनीज, वुड यू माइंड टॉकिंग टू हिम इन चाइनीज, आस्किंग हिम। ये हुआ कि जब मैरी कॉम ने मेडल जीता ओलंपिक्स में, उससे पहले
जब वो पहुंची मेडल के दर्जे तक, अभी मेडल का बाउट नहीं था, उससे पहले बाउट में, तो वो आई मेरे पास, मैंने कहा वहाँ से, मैंने कहा अमेरिका में कंग्रेचुलेशंस, वो है, ये है, वेरी वेल डन, नाउ यू आर इन फॉर अ मेडल, यू कैन इवन विन अ गोल्ड ऑल दैट, वो ये बड़ी खुश हो गई, ये और रोना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरी कॉम ने? अब वो रो रही है मेरे सामने, तो कहती है टुडेज बर्थडे ऑफ माय ट्विन चिल्ड्रन एंड आई एम हियर, दे आर अलोन। वहां से उसने ओलंपिक में मेडल जीता, यहाँ से रो रही है, यहाँ से रो रही है। अब मैं क्या करूं, मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, दे विल बी प्लीज्ड टू हियर दैट यू हैव गिवन द कंट्री द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ अ मेडल, सो दे कैन नॉट गेट अ बेटर गिफ्ट देन योर मेडल। वो इतनी खुश हो गई, वो हंसने लगी, आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माय लाइफ, आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माय लाइफ, और खुश हो गई, और ये ऐसे ही आने लगी। भाई साहब, आपने लंदन ओलंपिक्स कवर की, और इसके अलावा आप जर्मनी भी गए ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, तो जर्मनी की ब्रॉडकास्टिंग में और हमारी ब्रॉडकास्टिंग में तब आपको क्या फर्क लग रही थी? बहुत फर्क था इस सेंस में कि एक तो पहले इक्विपमेंट था वहाँ बहुत अच्छा था हमसे। अच्छा, मॉडर्न थे वो तो बात ही नहीं है, बैचलर की तो बात ही नहीं है, वो दुनिया का फाइनेस्ट रेडियो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। एक तो वो बहुत अच्छी बात थी कि, और दूसरा बात ये है कि एक अजीब सी बात है वहाँ, जो हमारी टीचिंग में भी, जो मैंने वहाँ से सीखी और मैं अपनी टीचिंग में भी वो इस्तेमाल करता हूँ कि जैसे हम वहाँ किसी सेशन में बैठे हैं और वहाँ की डायरेक्टर है, बाकी हैं, सबको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। उनका नाम बारबरा कुछ और था, तो बारबरा कहना है। अच्छा, तो उनने पूछा कि आपको किस नाम से पुकारें? सो ये भाई कैसर, मैंने कहा कैसर, क्योंकि उनका बादशाह कैसर रह चुका था जर्मनी में। अच्छा, कैसर नाम से वाकिफ थे, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो अब वो कुछ कह रही है, सेशन चल रहा है, तो मैं कहता हूँ ये क्या है, ये ठीक नहीं है, वो है, ये है। अब वो कहती है सर तुमने कहा ठीक नहीं है, लिखा मेरा पॉइंट ये है, वो है। अब मैं एक और पॉइंट बताऊंगी, हम वो भी सुनेंगे। अच्छा, उसके बाद वो अपना पॉइंट बताती है, और मैं 100% समझ जाता हूँ मेरा पॉइंट गलत था टोटली, मगर कभी मुंह पे नहीं कहेंगे आप गलत हैं। अच्छा, आपको पूरा एनकरेज करेंगे, आप सवाल पूछें और कहें। अच्छा, फिर जब उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, मैं समझ गया हर पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट, आई वाज इनकरेक्ट, मगर ये नहीं कहा क्या पूछते हो, पता कुछ नहीं है, आगे पूछने क्या जानते हो, कभी नहीं। ये कंसेप्ट मुंह में भी आ गया। किसी को नसीहत करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि मैं सही बोलूं, ताकि उसको खुद ही समझ आए कि नसीहत नहीं है, उसकी गलती पॉइंट आउट करनी है, उसको टोकना है, मगर टोकना नहीं है, उसको भी ऐसा उसने गलती की, ये काम ऐसे किया, आप कहीं देखो मैं दिखाऊंगा मैं ये काम कैसे करता हूँ, जब वो देखेगा आपको काम करते यही तो सही है, मैं गलत था, बात हो गई। हिमांशु साहब, आपकी जिंदगी में जो डिसिप्लिन नेचर है, क्या वो उसका स्पोर्ट्स से कोई वास्ता है, या स्पोर्ट्स ने ऐसा सिखाया है इंसान को? पहले घर ने, पहले माँ बाप ने मेरी माँ बहुत डिसिप्लिनेरियन थी, सख्त एक, और आपकी माँ कश्मीरी नहीं थी? वो पठान थे, पठान बेसिकली अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान से। इसको क्या असर क्यों हो ये रहा कि आपके घर में उर्दू का असर ज्यादा रहा? हाँ, वो हमारे साथ पश्तो बोल गई तो उर्दू बोल गई। अच्छा, असल में उसकी मादरी जबान पश्तो थी। हाँ, तो इसीलिए तो फिर ये है कि उसमें ये बात है कि घर में, और अब्बा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट, उनके सामने चुमचा नहीं चलती थी। सिद्ध कैसर कलंदर साहब रह चुके हैं डायरेक्टर जनरल, वो रिटायर हुए जी, तो उनके सामने नहीं चलती थी, यहाँ वहाँ की, हाँ कहेंगे आप वो एक थप्पड़ मारेंगे सीधा हो जाएगा आदमी, तो उस मामले में वो थे, और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बहुत थी उनमें। माँ बड़ी सख्त थी असूलों की, कोई बात नहीं मानती थी, ऐसे बेअसूल, और उनने बहुत सी चीजें लाइफ में सिखाई हमें, शराफत, ईमानदारी, सच्चाई, ये क्या खून नहीं, अगर आप कहते हैं तो होगी। नहीं, ऐसी बात है, मैं बताऊंगा एक चीज उनकी ये है कि किसी से गिला नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये माँ के हिसाब से बहुत आया हमने। छोटे को गले लगाना, बड़ों को इज्जत करना, सबकी सुनना, उनकी एनकरेज करना, ये इंसान को सीखना पड़ेगा किसी न किसी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मोड पे नहीं, ये तो ताकि कल को उसके बच्चे वो। और सेकंड पार्ट जो आपने कहा डिसिप्लिन का, लाइफ में डेफिनेटली क्रिकेट से डिसिप्लिन आया, स्पोर्ट्स से आया, एक किस्म का डिसिप्लिन। एक टीम में खेलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के लिए काम करना है, ये स्पोर्ट्स ही सिखाता है। अंपायर का डिसीजन फाइनल है वो मानना है, आज सेंचुरी बनी कल 0 पे आउट हो गए एक्सेप्ट करना है, कोई ऐसी चीजें चैलेंज नहीं कर सकते, अब मनमानी नहीं करनी है, और स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ किया। हिमांशु साहब, आप हेड ऑफ स्टेशन रिटायर हुए ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसी गुजर रही है, और क्या? देखिए, मैं रिटायर हुआ रेडियो कश्मीर श्रीनगर से, मैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि
मैं पहले से ज्यादा बिजी हूँ। मैं ऑनलाइन नेट पे मैंने कोविड में कोई मेरे ख्याल में कम से कम 25 वेबिनार किए हैं। मैंने पुणे की यूनिवर्सिटीज के लिए किया, मलेशिया के ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए किया, बाकी लोगों के लिए किए, यहाँ सारे कॉलेजेस के लिए किए। चैलेंजेस बिफोर स्टूडेंट्स इन कोविड, चैलेंजेस बिफोर टीचर्स इन कोविड। फिर मैं स्पोर्ट्स के बीच में वेबिनार करता हूँ, फिर मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाकी, फिर मेरा वो SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने सीरीज की है फेसिंग एन इंटरव्यू, 5 सीरीज काउंसलिंग की है उसमें, तो वो करता रहता हूँ। तो कोविड के चैलेंजेस पे भी की सीरीज। अभी रिसेंटली मैंने ये जो था फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके दिन के दिन पे भी एक वीडियो किया था। वीकली स्पोर्ट्स प्रोग्राम करता हूँ, एक मैगजीन उस पर। लेकिन अभी आपने सारी कहानी सुनी ना मुझसे ये, लेकिन मेरे बचपन की और घर की कोई बात आपने नहीं पूछी। अभी आ रहे हैं हम उससे। अभी आ रहे हैं, अभी हम आपसे आजाद नहीं हो रहे हैं। आपके हिमा साहब, आपने कमेंट्री भी की है स्पोर्ट्स की? जी कमेंट्री भी की है। बाहर या कश्मीर में? बाहर मैंने लाइव कमेंट्रीज बहुत की। मैंने जैसे सुशील कुमार ने जिस दिन ओलंपिक्स में फाइनल खेला और सिल्वर जीता, तो 5 मिनट पहले मुझे फोन आता है अपने इससे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर से कि दिल्ली से कह रहे हैं इसकी लाइव कमेंट्री हो जाए। अच्छा। तो मैंने इंग्लिश में करता हूँ, इसकी हिंदी में हो जाएगी। कहा हो जाएगी हिंदी की? कर लोगे, रेसलिंग में ऐसे होल्ड होता है, ये होल्ड होता है, अब मसला है रेसलिंग का। मैंने कहा उतने होल्ड मुझे पता है। मुझे क्या करना है? तो मैंने रेसलिंग की वहाँ वो लाइव कर दी, रेसलिंग की उसी वक्त। तो ऐसे कई इवेंट्स भी की है। उसके अलावा बाकी जगहों में नेशनल गेम्स में बहुत जगह, कभी फुटबॉल की, कभी वुमेन फुटबॉल की, तो यहाँ फुटबॉल की, क्रिकेट की, तो ये मौके मिलते रहते हैं। कमेंट्री आपने की, ब्रॉडकास्टिंग आपने जबरदस्त की, और सैकड़ों बच्चों को यहाँ काउंसलिंग की। अपने बच्चों पर जब आप आते हैं ये सोच के कि आपके खुद के बच्चे, क्या उनकी भी काउंसलिंग उसी तरह करनी पड़ती है जैसे आप गैरों की करते हैं? नहीं, वहां थोड़ा चराग तलियान दे रहा है। अब ये है कि काउंसलिंग फर्दर से काउंसलिंग बच्चों के साथ अपनी नहीं हो सकती। हाँ, उनके साथ मैं बातें करता रहूंगा या वो बातें पूछते रहेंगे ऐसे ही। ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कहूंगा उनको फील ना हो। तो उसमें से अगर कुछ उन्हें सीख लिया, हालांकि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं ज्यादा मुझसे, तो मगर उसके बावजूद कि ये है कि बुक रीडिंग, कौन से आर्ट नॉवेल्स, कौन सी किताबें पढ़नी, क्या करना, ये मैंने अपने बाप से और अपने बड़े भाई जावेद कैसर से इम्बाइब किया। तो उसके बाद वो मुझसे कर रहे हैं किताबें पढ़ना, बाकी चीजें करना, वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना अपने लिए। तो उनने छोटी उम्र में ये काफी सीख लिया। आपने अपनी बेटी को जर्नलिज्म पढ़ाया है? मैंने नहीं पढ़ाया है। अच्छा। मैं फिर यही कहूंगा कि मैंने किसी बच्चे को नहीं कहा क्या पढ़ना है। अच्छा। मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। उसने 12वीं की कॉमर्स में। अच्छा। यहाँ से थर्ड पोजीशन आई उसकी। तब उसकी इंटरेस्ट कॉमर्स में थी? हाँ। फिर वो अप्लाई किया उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो लेडी श्री कॉलेज, श्रीराम कॉलेज में LSR में वो कट ऑफ में आ गई। वहाँ बड़ा मसला होता है कट ऑफ में। लेकिन जर्नलिज्म उसने कैसे चुना? तो सुनिए आप, वो कट ऑफ में आ गई। जब कट ऑफ में आ गई तो काउंसलिंग होती है उसके बाद। तो काउंसलिंग में गई, कहा मुझे जर्नलिज्म पढ़ना है। अच्छा। मैंने कहा ये कॉमर्स का इंडिया का फाइनेस्ट कॉलेज है। कहा तो आर्ट्स का भी फाइनेस्ट कॉलेज है। मैंने कहा वो ठीक है, मगर मुझे वो लिखने का शौक है, मुझे यही पढ़ना है। तो उसने वहां अपनी मर्जी से इसको काउंसलिंग में उन्होंने कहा कि तुम कॉमर्स पढ़ो। इसने कहा नहीं, मेरे फादर मीडिया में थे, मेरे ग्रैंडफादर। अच्छा। मुझे शौक है इसका। अच्छा। तो फिर इसने वो वहां पढ़ा। फिर जामिया में उसने MCRC से मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। तो इसलिए वो फिर खुद अपनी मर्जी से आ गई, और उसने बाद में थोड़ी देर यूथ की आवाज की एडिटर रही, कैंपस एडिटर वगैरह, और छोड़ दिया। आज वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। कम्युनिकेशन मैनेजर है बॉम्बे। उसने ही छोड़ दिया। एक गोशा रह गया, एक और गोशा जो शायद अपने नाज़रीन को पता नहीं होगा। दूसरे बच्चे नाराज हो जाएंगे, उनकी बात नहीं हुई। उस पे आएंगे। हिमायत साहब एक अच्छे पेंटर भी हैं। ये पेंटिंग आपका शौक ये कैसे हुआ, और उसमें पेंटिंग आप कैसे करते हैं, ख्याल क्या होता है उसमें? मुझे कुछ आइडिया नहीं कैसे शौक हुआ। ये मैंने घर में कोई आर्टिस्ट नहीं था। भाईजान थोड़ी पेंसिल स्केचिंग करते, सबसे बड़े भाई पेंसिल स्केचिंग अच्छी करते थे। वो परवेज ने थोड़ी ऑयल में पेंटिंग शुरू की, तो मैंने पोस्टर एंड पॉट्स कलर वाटर में शुरू की। उसके बाद परवेज इतने सीरियस नहीं रहे पेंटिंग में। मैं एक पीरियड में बहुत सीरियस रहा पेंटिंग करने में, 80s और 90s में।
अर्ली 90s में रेडियो में आके बहुत, थॉट क्या होता था पेंटिंग? देखिए रेडियो में आके कम हो गया। फिर जब मैं 27 साल का था तो स्टेट अवार्ड मिला बेस्ट आर्टिस्ट का, एकेडमी अवार्ड मिला है मुझे पेंटिंग पे। हाँ, तो मैं कुछ सररियलिज्म बनाता हूँ, मैं आदमियों की शक्लें और सीनरियां नहीं बनाता, वही उसमें कुछ थॉट होता है, एक थॉट प्रोसेस बनाता हूँ। देखिए मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि कुछ लोग फूल बनाते हैं, मैं खुशबू बनाता हूँ। अच्छा, कुछ लोग आपको कोई नातिया गजल लिखता है, कोई इश्किया गजल लिखता है। नहीं, वो मेरे बात समझिए आप, वो फूल बनाते हैं जो आपको दिखता है, मैं खुशबू बनाता हूँ। अच्छा, जो महसूस होती है, दिखती नहीं है। सही। तो मेरा वो काम है पेंटिंग में, मेरे बराबर थॉट प्रोसेस होता है। जो लोग सीनरी बनाते हैं उनका कमाल है, जो पोर्ट्रेट बनाते हैं उनका कमाल है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड है। मेरे में एक कहानी है पूरी पेंटिंग में, जो आपको वो किसी पे तंज कर रही है, वो कोई तौर बता रही है, वो कोई बार बार कुछ स्ट्राइक कर रही है। हाँ, क्योंकि ये बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं कि यूं बना दिया, आप गौर से देखें उसमें क्या क्या दिख रहा है, हो क्या रहा है। अब हम आते, एक एक रंग मैटर करता है, क्यों लगाया। सही बात। अब हम आते दूसरे बच्चों की तरफ। बड़ी बेटी मैंने कहा जर्नलिज्म पढ़ रही है, अच्छी जर्नलिस्ट बन गई है, तो दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं? जो उसके बाद की बेटी है वो भी लेडी श्री राम कॉलेज में है, वो सोशियोलॉजी में कर रही है ऑनर्स। अच्छा, तो वो भी उसका अपना शौक है सोशियोलॉजी पढ़ने। क्या वो सोशल वर्क में आना चाहती है? नहीं, सोशियोलॉजी। हाँ। सोशियोलॉजी उसका ये था कि उसने जब उसने या उससे बड़ी बेटी ने, क्योंकि कश्मीर वैली में पढ़ रहे थे वो, डिस्को का हिस्सा है मेलनसन का, तो उनने इसका ऑलरेडी एडमिशन साइंस में वहाँ कर दिया, क्योंकि मैट्रिक में अच्छे नंबर है। तो मैंने कहा नहीं, इनका शौक नहीं है साइंस पढ़ना, नहीं पढ़ा साइंस किसी ने। अच्छा, मैंने कहा जो मर्जी है पढ़ो। अच्छा, बेटा आपका क्या कर रहा है? मेरा बेटा इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। अच्छा, उसने भी साइंस नहीं, उसको भी शौक नहीं है, और हमारे घर में ये चक्कर ही नहीं है कि नहीं पढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अच्छा, उनको इनोवेटिव बनना है। नहीं, देखिए ना, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। लोग इस गलत फहमी के हमारी वादी में शिकार हैं कि काबिल लोग साइंस पढ़ते हैं, ये अहमकाना हरकत है और बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट कट ऑफ किस में जाता है? साइंस में नहीं जाता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, 100 में से 100 करना चाहता है। फिजिक्स में तो 95 ही जाता है। तो इसलिए आप गलत फहमी में ना रहें। और एक और चीज, और उनका ड्रीम शायद बड़ा है, उनकी मंजिल आगे होती है, बहुत आगे, हमसे बहुत आगे। देखिए एक और, हमारी मंजिल लिमिटेड होती है। देखिए हाँ, आप सही कहते हैं, आपने ये करना है, ये करना है, आप कुछ भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कुछ बात, बिल्कुल वहाँ बहुत आपकी मंजिल बहुत बुलंद है। जो लोग लिबरल आर्ट्स पढ़ते हैं उनके पास एक लैंग्वेज अच्छी चाहिए, लिखने का आर्ट होना चाहिए, लिखना होता है, और उनके पास एक अपना थॉट प्रोसेस होता है जो वो अपने पेपर में या अपने काम में डाल सकते हैं। जो साइंस पढ़ता है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, साइंस पढ़ना आसान नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वही करना है जो लिखा है। आप फिजिक्स में अपना रूल नहीं डालेंगे ना, आप मैथमेटिक्स में अपनी काम नहीं करेंगे ना, लेकिन सोशियोलॉजी में आप 4 एग्जाम्पल सोसाइटी से लाके जो आप समझते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं, ये दम होना चाहिए। सही बात है। हिमाचल साहब, अगर आपको अपने घर में अकेला छोड़ा जाए, आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, आपकी मिसेज आपके साथ नहीं होगी, तो क्या करना पसंद करेंगे अपने घर में? रहना ही नहीं पसंद करूंगा। फैमिली में रहने में बड़ा मजा है। नहीं, वैसे सही बात है, मुझे अकेलापन पसंद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी अच्छा, आपके आबा शायरी भी करते थे, आपने शायरी की तरफ, वो तो बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। हाँ, तो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी कभी इंग्लिश में, जब मैं कॉलेज में था, कोई 30, 40, 50 पोएम्स लिखी हैं, कुछ तो फिर नहीं किया, पढ़ी है मेरे पास कहीं, तो उनमें कोई खास नहीं। हालांकि लोग खबर होते थे मुझे, आपके बाप इतने शायर हैं, आपको नहीं आती है, जबरदस्ती है क्या? उनमें था, मुझे में नहीं है, वो काबिल थे, मैं नहीं हूँ उस मामले में। सही बात। और कुछ लोगों को मैं समझा देता था, मैं पेंटिंग करता। आपने बेशुमार अवार्ड जीते हैं, बेशुमार जगहों आ गए, गाँव आप गए स्पोर्ट्स के एनकरेजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। क्या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का मकसद ये था कि आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, या ये कि उन नौजवानों को कुछ मिले आपसे? देखो, दोनों चीजें हैं, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूं, मुझे पता है मैं किस दौर से गुजरा हूं, मैंने क्या देखा है कि आप कितने डिस्करेज किए गए, कि आपको कितना कम मौका दिया गया, क्योंकि जो क्लब डोमिनेंट थे एसोसिएशन में, क्रिकेट एसोसिएशन में, खिलाड़ी को अच्छे प्लेयर हो या ना हो उनके, या उनकी टीम हारती हो, उन्हीं के 8 प्लेयर जी खेलेंगे। हमारे वक्त आप हर टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट ऑलराउंडर या बेस्ट बॉलर दे रहे हैं, लेकिन जब रणजी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके आदमी को लगा रहे हैं। हमने बहुत सफर किया, एनकरेजमेंट की जरूरत है। हाँ, और एक और चीज भी है कि गेम समझने के लिए
हमारा इशू ये है कि कश्मीर में हम कहते हैं हम बहुत टैलेंटेड है हर चीज में, एक बड़ी भारी गलतफहमी पहले हमारी है। ये गलतफहमी है या खुशफहमी है हमारी? दोनों चीजें, गलतफहमी और खुशफहमी दोनों। क्योंकि दुनिया में हजारों करोड़ों टैलेंटेड लोग हैं यार, इंडिया में, जम्मू में, ये देख लीजिए, दिल्ली में, यहाँ वहाँ। हम ये ना कहें हमारे पास टैलेंट है, कहें कि हम बेस्ट हैं, हम कहें कि मेंढक हैं, तो मेंढक को उतना ही दिखता है। अरे इसके बाहर दुनिया बहुत है। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम जो है हमारे पास टैलेंट खाली काम नहीं करता है, हमारे पास टेक्निक नहीं है और टेम्परामेंट नहीं है। टेम्परामेंट नहीं है, दोनों टेक्निक नहीं है, क्योंकि हमारी कोचिंग नहीं होती है। हमारा खिलाड़ी बेचारा अपनी मर्जी से खुद ही सीख जाता है, खुद ही अपना कोच भी है, खिलाड़ी भी है, कोचिंग ही नहीं है। और कोचिंग सिर्फ नहीं होती है बैट पकड़ के, बॉल पकड़ के, फुटबॉल को किक मार के नहीं, मेंटल डेवलपमेंट, गेम को समझने की, सिचुएशंस में अपने आप को घबराने की नहीं, बातें की जाती हैं हाईएस्ट लेवल की, लोग उनसे बात करते हैं मैदान के बाहर। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये तो कमाल है इन लोगों का, ये खेलते हैं। सही बात है, सही बात है। और देखिए ना, मैंने आपको कहा जब हम खेलते थे तो फैसिलिटी टोटली नहीं थी। आज ये कहते हैं फैसिलिटी नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा है। प्राइवेट टूर्नामेंट नहीं होते थे, सारे स्टेशन 2-4 टूर्नामेंट खिलाता था, वही होते थे, विवास नहीं होते थे। लेकिन कंपटीशन आज से ज्यादा था, मैं बताऊंगा क्यों। सारे जो प्लेयर थे बेस्ट जो होंगे कश्मीर वैली के, वो सारे 18 या 20 के। आज 700 क्लब में है वो। सही बात है। तो हर आदमी खेल रहा है, हर आदमी खेल सकता है, खेल सकता है, तफरी के लिए खेले, लेकिन क्वालिटी आउटपुट तो है नहीं। टीम में 11 में से 8 प्लेयर तो नाकारा है या ऑर्डिनरी हैं। तो वो कंपटीशन बहुत ज्यादा था उस मामले में, वो चीज अच्छी थी। लेकिन कभी पैसा ही नहीं मिला खेलने का, प्रॉमिस हुआ तो पैसा मिला नहीं। मैं जब JNK के लिए खेलने गया स्कूल, तो हमको 3.5 रुपए दिन के मिलते थे, और जिस दिन प्रैक्टिस करें उस दिन 5 मिलते थे, 1.5 रुपया रिफ्रेशमेंट का। तो हमें पूरे टूर पे प्रॉमिस किया गया, हम जम्मू में 10-12 दिन थे, कैंप था हमारा, कि पैसे देंगे, दिए नहीं। ये 74 की बात है। तो उसमें हमें घर से 100 रुपये हम ले गए थे, वो खत्म हो गया। और 2 भाई थे? नहीं, मैं अकेला। परवेज नहीं थे उसमें, वो तो हो चुके थे, वो PUC में थे, नींद में गया था। तो ऐसा हुआ कि पैसे हमारे खत्म हो गए, और वो प्रॉमिस करते रहे पैसे देंगे। फिर हम जलंधर निकल गए खेलने। जलंधर में जो होस्ट थे पंजाब की गवर्नमेंट, तो उनने खाने वाने का इंतजाम का था, रहने का, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जब हम वहां जाने से 2 दिन पहले, मैं और मेरा एक दोस्त थे रशीद, वो अच्छे बैट्समैन थे, हम फाका रहे, हमें कुछ नहीं था खाने को, हमने एक दिन कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, मुझे एक पहलू आपकी जिंदगी का नजर आता है, वो है सोशल वर्क। आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, और जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है उसके लिए आप करना चाहते हैं, और कर चुके हैं बहुत काम। क्या जज्बा है आपके पास? देखिए, मेरे पास, मैं बताऊंगा, एक अजीब सी बात है। पहला इंसिडेंट ये है कि मेरे पास एजाज मीर नाम का एक लड़का आता है, मैं युवावानी में हूँ इंचार्ज। बैठता है मेरे सामने, कहता है मैं रेडियो के प्रोग्राम करता, वो नाबीना है। मैं कंफ्यूज, मैं से क्या कहूँगा, हमने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में, मैंने नहीं देखा था इस लड़के को। मैंने कहा कुछ क्विज में डालो इसको यार, क्विज में बेकार ही होता है ना, कुछ नहीं होता है, फजूली होता था कुछ युवानी पे। फिर मैंने बंदी कराया, तो ये बैठेगा उधर ही जवाब देगा। उसका क्विज मास्टर मैं ही था। 5-6 क्विज में उसने हिस्सा लिया, और मुझे एक दिन कहता है क्विज मास्टर मैं बनूंगा। सही। मैंने कहा क्विज मास्टर कैसे बनेगा? मैं कब आऊं? मैंने कहा एक दिन और ट्रायल दो। वो आया एक दिन, तो बैठा, कहा कितने बच्चों का? मैंने कहा 5 बच्चे। तो वो साहब सीरीज में सवाल पूछ रहे हैं, डिफरेंट 5 बच्चों से। एक बार नाम सुनता है बच्चों का, 2 बार 3 बार, फिर याद रखता है, फिर पहले से दूसरे तीसरे से साइंस का खत्म, इसके बाद फिल्म का। आदमी देख नहीं सकता, ऑप्शंस भी याद, अपने सब सही जवाब भी याद देख नहीं सकता। तो वहां से मुझे डायरेक्शन मिली कि इनमें जो काबिलियत है उसको आगे लाना चाहिए, और इनकी काबिलियत मस्क नहीं करनी चाहिए, और ये नहीं मानना चाहिए ये कुछ नहीं करते, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, और कर रहे हैं, ऐसी बात ही नहीं है। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप फैक्टर कहते हैं। लेकिन वो एक और चीज भी है इंसान में, ये हर एक में जज्बा, मुझ में ही नहीं है, कि देखिए जिस आदमी को जरूरत है थोड़ी सी आपके उसमें आग लगाने की, इग्नाइट करने की, स्पार्क, तो हम कर सकते हैं। उधर भी हमने अगर बहाना बना लिया, 90 के हक करी थी, इनका इतना
जब सिखाया नहीं तो सीखेगा कैसे? तो मैंने ऐसे बहुत देखे, मेरे वो दूसरा एजाज हुआ था, बाकी थे, बाकी लोग हैं पढ़े लिखे हैं जो देख नहीं पाते हैं, कोई चल नहीं पाता है, किसी की कोई और है। अब तो मैं बताऊंगा को रहनुमाई की जरूरत है। मैं वो कई बार ये बात हुई भी कि जैसे एक यहाँ बड़ा मशहूर है आरजे, वो हकलाता था जब मेरे पास आया। अच्छा। वो सबको कहता है, ये नहीं कि मैंने हकलाना दूर किया, मैंने उसको रेडियो पे वेस्ट म्यूजिक का कंपेयर बनाया, उसमें कॉन्फिडेंस आया, वो बोलता गया, वो भूल ही गया वो हकलाता है। बाद में उसने अपनी मेहनत की, मैं नहीं कहता उसको ये कॉन्फिडेंस दी कि वो एक्सटम्पो बोले जो चीज है बोलेगा। तो वो किस्सा ये है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही हम किसी जवान को जो समझिए ना 15 से 22, 20, 18 साल का है, उसको डिस्करेज ना किया जाए। मेरे पास जो भी आता था वो कहता था मैं रेडियो में प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैं पूछता था क्या करोगे, हर एक से। कोई मुझे कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मेरा जवाब होता था तुम जिसको कुछ नहीं आता है वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसको आता है वो आके बताता है मैं क्या करना चाहूँगा, मुझे क्या आता है, नेक्स्ट टाइम और बताओ। मगर ये नहीं कहता था तुम्हें नहीं आएगा। फिर 2-3 मौके भी देता था, उसको समझा के मेरे साथी मदद करते थे उसकी, मैं नहीं, मुझसे ज्यादा। तो उसके बाद अगर उसमें टैलेंट है वो कंटिन्यू करेगा, नहीं है तो निकल जाएगा, उसको पता है मुझे नहीं आएगा ये काम। और बहुत से टिक गए और काम किया अच्छा उनने। तो ये काबिलियत होती है लोगों में, ऐसी बात नहीं होती है। हिमांशु साहब, जब आपकी जाती जिंदगी पे आते हैं तो जाती जिंदगी में आपकी फैमिली का असर जरूर होगा। जब आपने असर इतना बड़ा डाला लोगों पे तो आपको भी किसी का असर होगा। क्या इसमें फैमिली का असर ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने अभी बात की थी कि डिसिप्लिन था, माँ बड़ी डिसिप्लिन वाली थी, बाप बड़ा स्ट्रिक्ट था वगैरह। फिर मेरे बड़े ब्रदर परवेज से। आप कितने बड़ी बहन भाई थे? हम 4 हैं, 3 भाई 1 बहन। तो जावेद कैसर सबसे बड़े थे, डॉक्टर, जो इंग्लैंड में गुजर गए 1 साल पहले। तो उनसे बहुत चीजें सीखी मैंने। वो कलकत्ता में कर रहे थे समझिए वो MBBS। तो जब हमारा बर्थडे होता था, जो उनको यहाँ से उनके लिए पैसा भेजते थे अब्बा, तो उसमें से वो किताबें हमारे बर्थडे पे 3-4 खरीदी और बेचते थे पार्सल करके हमें। अच्छा। उन पे लिख के बर्थडे शर्डे। तो कुछ ऑथर्स की तरफ दिमाग चला गया, कुछ पढ़ने की तरफ गया। घर में तो लाइब्रेरी थी बाकी। ये कौन शख्स है जिसका नाम लिखा है ना? जिन ऑथर्स की किताबें भेजी वो हमने पढ़ी, तो शौक पड़ गया, पैदा हो गया पढ़ने का। तो अब्बा के पास तो लाइब्रेरी थी घर में, लेकिन ये ऐसे हुआ। फिर उसके बाद आपके बड़े भाई वो इंग्लैंड में डॉक्टर थे? जी वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो उसके बाद जो सिस्टर है, सिस्टर ने हमारी बहुत खिदमत की है लाइफ में, मैं बताऊंगा, इस सेंस में कि उनने हमारा काम घर का बहुत हमारे लिए किया है। अच्छा। हमारे वो परवेज और मैं वापस आए और 5 सेट वर्दियों के मैच के बाद सफेद सारे दोने उनको प्रेस भी करना हमारी मदद कर रही है हर चीज में। और उसके अलावा फिर उनने प्रिंसिपल रिटायर हुई यहाँ से, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वो उनने एक तो ये है, और उनमें पेशेंस वगैरह बहुत थी, बहुत कुछ देखा उनसे हमने। जो परवेज का इन्फ्लुएंस तो बहुत रहा, इसलिए कि क्रिकेट में इन्फ्लुएंस रहा परवेज और मैं। एक समझिए ज्यादा एज का फर्क नहीं है, 2 ही साल है, और टीम की तरह लगता ही नहीं है ये भाई है। एज अ फ्रेंडशिप ही है, हर चीज शेयर करनी, हर चीज बात करनी, हर चीज डिस्कस करनी। एक ये इन्फ्लुएंस था, और घर का एक माहौल था जो बाबा और मम्मी से बना था ये, तो कि आप घर में कोई भी बात माँ बाप के साथ कर सकते हैं, जरूर नहीं वो माने लेकिन वो सुनेंगे। अच्छा। ये डर नहीं था कि मैं कैसे कहूंगा उनके के सामने। आप अपने बाप के साथ भी फ्रेंडली थे? बात कर सकते थे आप उनसे, फिर बाद में फैसला उनका होगा, लेकिन बात आप करेंगे और वो सुनेंगे आपकी बात। ये माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासरूम में टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा सवाल पूछे। हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, नेवर आस्क क्वेश्चंस इन लाइफ। सही से, और आज भी ऐसे निकल। ये हो गए माँ बाप और भाई। उसके बाद आपका बेस्ट पार्ट आ गया, आपकी बीवी है। अच्छा, उसका असर कितना है जिंदगी में? काफी, उसका रोल कंट्रीब्यूशन कितना है? काफी असर है। वो मेरे आने से पहले, शादी से पहले, वो मेरे प्रोग्राम सुनती थी, कुछ नाम याद पता था उनको। अच्छा। तब मुझे 2 साल, शक्ल याद नहीं थी? नहीं, देखा ही नहीं था। 2 साल हुए थे रेडियो में, तो तब मुझे जब मेरी शादी हुई तो 2-2.5 साल उनके साथ। तो ये है कि वो एक एंकर है लाइफ में।
अच्छा। हाँ, और एक ठहराव लाया है जिंदगी में, हाँ। सोच में काफी तब्दीली लाई है, सॉफ्टनेस लाई है मेरी, उनकी वजह से आई है। और जो फिर बच्चों के साथ उनका है, और वो उसमें 2-4 चीजें बड़ी हैं, ये कि अखुवत बहुत है, गरीब परवर बहुत है। अच्छा। तो ये फीलिंग इससे अच्छा लगता है कि, और सच्चाई पसंद है बहुत ज्यादा, और बच्चों से भी एक्सपेक्ट करती है कि सब सच्ची बोलेंगे और गलत बात भी बोल दें कि हमसे ये कश्मीर भी कहावत भी है कि ही एंड सम खान। ये सही है, ये तो अब्बा की पसंद है। अच्छा अच्छा। ये अब्बा ने इनको देखा था यूनिवर्सिटी में, अब्बा उन दिनों यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाते थे बीच में, तो वहाँ देख लिया था इन्हें। वो लेक्चरर नहीं, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो वो पीएससी से क्वालिफाई होकर बनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर। तो इसलिए वो आज भी कहती है कि आपको काम मेरे जैसी मिलती है तो आप वाला है। अच्छा, आपकी फैमिली जवाहर में रहती थी? हाँ जी, हम जवाहर। तो जवाहर से आप ही ने खाली आपने शिफ्ट किया बागी माता? जी जी, मैंने किया, मुझसे पहले सिस्टर ने किया था शादी के बाद कुछ देर बाद। अच्छा। उनके हस्बैंड ने यहाँ मकान बनाया थोड़ा दूर प्राइवेट कॉलोनी में, कोई 200-300 गज दूर हमसे। तो फिर उसके बाद अब्बा के होते हुए ही फिर उन्हीं ने कहा उनको कि वहाँ ऐसे अवेलेबल है, अगर ले लेंगे। तो फिर अब्बा ने कहा ठीक है। मैं सब अपने और उनके लिए ड्रीम सजाए, ख्वाब सजाए, आपके खुद का कोई ख्वाब जो अभी अधूरा है? मुझे मेरी हैसियत और मेरी काबिलियत से ज्यादा ही मिला जिंदगी में, सीधी बात है। मुझे एक शौक था, मैं आपको बताऊंगा। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से निकला, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, वहाँ पढ़ रहा था वगैरह, ईट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो मुझे शौक था यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, ब्रॉडकास्टिंग का नहीं था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा। अच्छा अच्छा। और करना ये है कि कुदरत का कि 1994 से मैं पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बाकी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, सब जगह पढ़ा रहा हूँ। ये भी खुदा ने पूरा कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग दूसरे तरीके से। हाँ, ये भी पूरा कर दिया उसने। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि मुझ में बहुत कुछ था जो नहीं मिला। हाँ, ये है कि गेम ऑफ क्रिकेट में मैं कुछ और कर सकता था, अगर उस वक्त गाइडेंस होती, उस वक्त अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती, और मुझसे ज्यादा परवेज कर सकता था, क्योंकि परवेज को इंडियन कैंप में भी आगे वो गए, शवंदर गए, कुछ और खिलाड़ी गए, किरमानी से मिलाया कि ये आपके से ज्यादा नहीं है, ये आपके बाद आ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हालात ने ऐसा किया कि कश्मीर के प्लेयर को घास डालते नहीं थे जेएनके के, तो कुछ हुआ नहीं उनके साथ। फिर ऐसा भी हुआ उनके साथ कि जब वो यहाँ एक कैंप ले रहे थे, पॉली उमरीगर वो आए, तो उन्होंने परवेज को देखा तो कहा कम टू बॉम्बे। अच्छा। पॉली उमरीगर एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, हस्ती, और बहुत बड़ी बॉम्बे में इंडियन क्रिकेट में चलती थी उनकी। कहा कम टू बॉम्बे, यू विल वॉक इनटू बॉम्बे साइड। अच्छा। बॉम्बे के कैप्टन गवास्कर, वाइस कैप्टन वेल्सरकर। अच्छा। तो आप बॉम्बे टीम में आओगे और खेलोगे रणजी डायरेक्ट। तब वो इंडिया भी खेल सकते थे? हाँ। उसने कहा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये जमाना वो था। हाँ, सही बात। अच्छा हिमांशु साहब, आपको कैसा लगता है जब आपके शागिर्द, मैं शागिर्द आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, ऐसे कई और शागिर्द आए होंगे जिन्होंने आपको इंटरव्यू किया होगा? किया है, कुछ ने कुछ और किया है। कहीं मैंने देखा किसी फंक्शन में वो तकरीर, ऐसा एहसास होता है, कहीं बोल रहे हैं। आज इतने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बाकी हैं, कुछ हैं। ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है कि आप लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा है इसमें, कि थोड़ी सी डायरेक्शन ही तो दिखाई, लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो सराहनीय है कि आप लोगों ने कितना अटेन किया अपने बल पे। और एक और उससे अच्छी बात है कि आप लोग आज भी मुझसे जुड़े हैं। ठीक है ना, आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, आप उस लेवल पे हैं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो जो एक हमारा जज्बा था इकट्ठे रहने का, वो खत्म नहीं हुआ। हम भूल नहीं गए एक दूसरे को। कुछ मैं कहूँगा बड़ा आदमी बन गया है, और आप कहेंगे इसने सिखाया, छोड़ो सब सिखाते सब, तो दोनों ने ये नहीं किया, ये खुशी की बात है। लेकिन ऐसे भी सारे स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं? सारे नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो ये हिस्सा जिंदगी का कहीं नहीं बताते हैं। अच्छा, भूल गए हैं या डिलिबरेट नहीं बता रहे हैं? सब कुछ बताएंगे कि हमने ये किया लाइफ में, उन्हें अच्छा अटेन किया है। लेकिन ये जो पीरियड जब रेडियो आए, मुझसे मिले और फिर मेरे कमरे में बैठ के घंटों उन्होंने मुझसे बात की है इसमें अपनी लाइफ के बारे में, वो उनको याद नहीं है, वो दोहराते नहीं है, मगर दिस पार्ट ऑफ लाइफ, दिस पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, सब सेम नहीं हो सकते ना। अच्छा, नहीं करते हैं, हार्डली मैटर्स टू मी, डजंट मैटर टू मी। लेकिन ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें अपने टीचरों को कहीं, अपने उस्तादों को कभी नहीं बुलाना चाहिए। देखिए हमारे स्कूल में बिस्कू में टीचर थे, वो कुछ भी कर लेते थे हमारे लिए। खतरनाक से खतरनाक काम होगा, अगर हम कैंप पे गए हैं, दरिया पार करना है, तो बीच में खड़ा है दरिया के टीचर, वो बह जाएगा, डजंट मैटर, वो आपको गिरने नहीं देगा।
ऐसे टीचर थे उस जमाने में हमारे स्कूल में। आपका सबसे बेस्ट टीचर कौन रहा है हिमांशु? बहुत टीचर अच्छे थे, बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, करीब रहे बहुतों के। एक मास्टर काशीनाथ थे, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे स्कूल में, लेकिन वो क्रिकेट के इंचार्ज थे। अच्छा। क्योंकि फॉर्मर रणजी प्लेयर थे। अच्छा। तो उनने गेम के एटिकेट बहुत सिखाए। अच्छा। तहजीब गेम की, बालू चढ़ा के, ये करके, ग्लोव्स पहनने, ये करना, मैट रोल करना, मैट लगाना, विकेट बनाना, क्रीज बनाना, हजार चीजें उन्होंने सिखाई। वो क्रिकेट के बारे में थी, लेकिन आपने उसको सीरियसली जिंदगी के लिए भी लिया। उन्हें वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, और वो एक चीज 1000 बार रिपीट करते थे अगर गले पड़ जाए। तो एक मास्टर मिस्त्री थे हमारे, इंग्लिश पढ़ाते थे, वो बड़ा प्यार करते थे हम लोगों से, बड़ा पसंद करते थे, मेरे हाउस टीचर थे वो। और जब रांची मैच होता था तो हम लंच में उन टीचर से पास लेते थे, हाथ पे जाते थे अमर सिंह क्लब। अच्छा। वहाँ मैच देखते थे। अब रूप साहब खेल रहे हैं, बाकी खेल रहे हैं, उनको देख रहे, उनको देखा तो फिर अब मजा ही आ गया, तो थोड़ी देर से आए। अच्छा। यानी हमें क्लास में आना है, समझो 1:30 बजे लंच पीरियड खत्म होगा तो हम 5-10 मिनट कम 2 आ रहे हैं। अब इन्हीं का पीरियड होता था उसके बाद। अच्छा। ये रहते थे क्लास में, हमें नॉक किया, और कितने लफंगे हैं? और कितने? एक। अच्छा, और कितने? कभी कुछ नहीं कर बैठो। तो ऐसे उस्ताद शायद आजकल के जमाने में काम करने ही गए थे, कुछ हाँ। परवाह नहीं, मैच तो देख रहे थे। नाजरीन, हमने कई पहलुओं पर बात की। हमने हिमांशु साहब की ब्रॉडकास्टिंग से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, इनकी काउंसलिंग से लेकर, और इनकी सलाहियतों को लेके, इनकी फैमिली को लेके, इनकी पेंटिंग के लेके, एज एन आर्टिस्ट को लेके, इन सारे मुद्दों पे जब हम बात कर रहे हैं, मुद्दा मकसद ये निकलता है कि ये शख्स हमें कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, जो हमें सीखने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज आपकी नेक नीति, आपका खुलूस, आपका प्यार। दूसरी बात, आपको डायरेक्शन चाहिए। और तीसरी बात, हमें अपनी गलतफहमियों से निकलना है, हमें सच को सामना करना है, हम क्या हैं वही बताना है। हमें दुनिया को नहीं बताना है कि हम ऐसे हैं और वैसे हैं, जो हम हैं उसको एक्सेप्ट करना है। ये चीजें हम सीख रहे हैं सईद हुमायूं कैसर से। हमने बात की इनसे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, हमने इतना वक्त आपका लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपका कि आपने मुझसे बात की, और इस चैनल का कि इनको दिखा कि मुझसे भी कोई बात हो सकती है। और मैं जाते जाते एक बात कहूँगा ये कि किसी चीज़ को फेस वैल्यू पे ना ले लें, ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, पता करें पहले, एक बात। दूसरी बात, एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करें आसानी से चीज़, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपनी सोच में कि ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे देखना है आखिर हकीकत क्या है। और एक चीज जो है, जो आपने अभी बातों में कही, बड़ी अहम है बात ये कि मेहनत करें विद सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्शन। हम डायरेक्शनलेस मेहनत करते हैं, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आपको नहीं मिलता है, लोगों को ढूंढिए। देखिए, प्यासे को कुएं के पास जाना है, पूछिए। मुसीबत यहाँ है कि कहते हैं कि कुआं ही प्यासे के पास आएगा। यहाँ लोग तैयार नहीं है कि अगर आपने मुझसे पहले कुछ किया, मैं आपके पास आऊं वो चीज सीखने के लिए। अगर मैंने किसी से किया है, ऐसा करूं मैं तिल के औस्तागानुकन, ये एटीट्यूड है लोगों का, ये ना हो तो आप सीखेंगे जरूर। और इस गलतफहमी में न रहें कि इसी दौर में जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं और कमाल कर रहे हैं, ये हर दौर में हुआ है। हर दौर की मुश्किलें थी, उसके बावजूद लोगों ने पढ़ा, उसके बावजूद कमाल किया। अगर तब 60% नंबर आते थे तो ट्यूशन कोई नहीं जाता था, जो ट्यूशन जाता था कहते थे नालायक है ना। तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से पढ़ता था, अपना काम करता था। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है, आप में बहुत सलाहियत है, किसी के पास जाइए, वो टटोलेगा और बताएगा आपने व्हाट इज बेस्ट इन यू, एंड देन यूटिलाइज दैट बेस्ट, एंड यू विल सक्सीड एंड अचीव बेस्ट इन लाइफ। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट।